वही पूछा तो है चार शब्द। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीपीएससी के लिए घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग साइंस के क्वेश्चंस जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में भी स्पेशली हम लोग फिजिकल साइंस यानी कि जो आपका भौतिक विज्ञान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर, अब है तो ये पावर, तो इसका आपका जो इकाई हो जाएगा यानी कि यूनिट हो जाएगा वो है वॉट। ठीक है, वॉट। वॉट की जगह जूल पर सेकंड भी लिख सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, या तो वॉट या फिर जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है, तो पहला है वोल्ट मीटर, जो कि विभवांतर यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, ये सही है। एमीटर यानी कि विद्युत धारा, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को, तो पोटेंशियोमीटर के लिए हो जाएगा विद्युत वाहक बल यानी कि आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जो कहा जाता है। ठीक है, अभी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर हम सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या निकालते हैं? हम इसका ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है, और सेल के साथ अगर मैं यहाँ पे सर्किट बना देती हूँ, जैसे कि ये आपका सेल है और इसके साथ मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा के एक सर्किट बना दिया, तो अब इस पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वहीं हम एक रेजिस्टेंस के आसपास का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो वो कहलाएगा उसका वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पूरे सर्किट का जो वोल्टेज का गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, जो कि फोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार का बल नहीं होता है, ये एक वोल्टेज होता है। ठीक है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो और ये अगर हम एक रेजिस्टेंस के आसपास का निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध यानी कि आपका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ये गलत है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दो तरह से काम करता है, एज अ एम मीटर भी काम करता है और वोल्ट मीटर भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है रेजिस्टेंस नहीं मेजर करता है। ठीक, रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो इसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर अगर आपने देखा होगा एक मीटर ब्रिज जैसा एक्सपेरिमेंट होता है, मीटर ब्रिज, जिसमें हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन या फिर डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे टरबाइन चलाना या फिर डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए हम लोग किस ऊर्जा को, तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो टरबाइन की ब्लेड्स जो घूमती हैं, इससे क्या निकलता है? इससे शाफ्ट चलता है। तो शाफ्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद क्योंकि शाफ्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? ठीक है, तो 1000 वॉट कितने देर चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है, यानी कि 1000 वॉट प्रति घंटे के हिसाब से आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारी जो बिजली का खर्च होता है वो किलो वॉट आवर में निकलता है, किलो वॉट आवर में निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 100 वॉट, तो इसको किलो वॉट में बदलेंगे तो 0.1, और ये हो जाएगा हमारा 10 घंटे, तो टोटल मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा हमारा? 1 यूनिट। तो याद रखिएगा बिजली का खर्च जो हमारा घर में आता है वो किलो वॉट आवर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है वो है 1.403 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोधक का मान है 2 किलो ओम, तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आपका टोटल यानी कि R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1.403। ठीक है, किलो ओम है तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे,
और इस यदि एक प्रतिरोधक यानी कि R1 का मान है 2 किलो ओम 2000 ओम, तो R2 बताना है। तो फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। समानांतर है मतलब पैरेलल लगे हुए हैं दोनों रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब ये फॉर्मूला यूज़ करिए कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है कि कौन सा यूज़ किया जाता है शुष्क सेल में, ड्राई सेल में, तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमो क्या है, तो डायनेमो अभी हमने जाना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है डायनेमो। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट होता है। जो हमारा डायनेमो है और विद्युत मोटर है ये उल्टा काम करते हैं, ठीक है। विद्युत मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, और डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा जो है निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो यहाँ पे करंट किससे नापी जाती है, एमीटर से, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही पूछ रहा है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो अभी हमने जाना एमीटर से नापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है, ठीक है, तो रंगों को अलग करने के लिए एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, शीशे का बना रहता है। तो एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, जब इस पर सफ़ेद लाइट जो है वो पड़ती है, वाइट लाइट पड़ती है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंग, और सभी 7 रंग जो होते हैं वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति है +2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस होता है 1/d, ठीक, 1/d, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और ये SI यूनिट में है तो यानी कि मीटर में होगा, और इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई जो मैग्नेटिक नीडल होती है किस तरफ संकेत करती है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ होता है इसका, और दूसरा सिरा होता है साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो इसके लिए हमें एलिमेंट को यानी कि तंतु को गर्म करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था किस कार्य के लिए मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन को। कब मिला था, तो 1921 में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, ठीक है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम, यूरेनियम। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा किया जा सकता है यदि हम लोग संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड गैस को छोड़े, तो कंप्रेस्ड गैस क्या होती है, ठंडी होती है, तो इसलिए कमरा जो है, रूम जो है वो भी ठंडा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाले जो तार हैं वो किस पदार्थ के बनते हैं, तो फ्यूज़ वायर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रखा जाता है कि कभी भी बिजली जो है वो ऊपर नीचे होती है तो सबसे पहले ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, तो
तो ये एक टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है जिससे हम लोग फ्यूज़ का वायर बनाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में या ओवरलोडिंग के कंडीशन में ये जो फ्यूज़ है ये गलकर टूट जाता है, जिससे कि सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक की बात कर रहा है, इनकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे पारा, मरकरी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इसके अलावा तांबा गर्म हो जाता है, सीसा, जस्ता, ये सभी क्या है, ऊष्मा के अच्छे चालक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पारा, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है सीसा या फिर लेड इसको कहा जाता है। ये भी एक कुचालक है ऊष्मा का, लेकिन पारा की अपेक्षा में थोड़ा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे पारा की अगर बात की जाए तो इसका जो हीट कंडक्टिविटी है वो लगभग 8.31 है। वहीं लेड की बात की जाए तो इससे थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 34.7 है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण क्या है, ठीक है। अतिचालक का लक्षण क्या है? यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी इसका लक्षण क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है ये इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, दो चीज़ें होती है, हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको। तो रेजिस्टेंस का जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो दो तरह से डिसाइड होता है, एक मेटल्स के केस में और दूसरा है नॉन मेटल या फिर अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर भी एक प्रकार का नॉन मेटल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन अलग होती है जिसमें ये सेमी कंडक्टर बन जाता है। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, गर्म करने पर इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। वहीं नॉन मेटल्स के केस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है इसका वो टेम्परेचर के साथ घटता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घटता है ये गर्म करने पर। वहीं अगर मेटल्स की बात की जाए, धातु की बात की जाए, तो उसमें जो प्रतिरोध होता है वो गर्म करने पर बढ़ता है। तो ये दो स्पेशल केसेस होते हैं, दोनों को याद रखिएगा क्योंकि दोनों पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि ठंडक के दिनों में लोहे के जो गुटके होते हैं या फिर जो लकड़ी के गुटके होते हैं, इनको प्रातःकाल छुएं अगर, तो लोहे के जो गुटके होते हैं वो ठंडे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए ठंड के दिनों में वो ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पंखे के चलने की वजह से हमारा जो पसीना है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर यदि हम उसका दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या होता है कि कमरे का भी कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं तापमान? गलत है। यदि आप रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, ठीक है, तो कमरे का तापमान जो है वो रेफ्रिजरेटर के बराबर बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कमरा जो है वो थोड़ा गर्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि यदि आप कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो आपका कमरा जो है वो पहले की अपेक्षा में ज़्यादा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये पूछ रहा है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, हमें गलत कथन का चयन करना है। तो पहला है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो कॉटन के कपड़े जो है वो पहने जाते हैं गर्मियों में क्योंकि ये नमी को, मॉइस्चर को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो सही है ये। नेक्स्ट है, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, एक्रेलिक जो है वो एक कृत्रिम रेशम है, ठीक है, क्योंकि ये कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यहाँ पे एक्राइलिक के बारे में कह रहा है कि ये कृत्रिम आर्टिफिशियल रेशम है, यानी कि सिल्क है। ये गलत है, आर्टिफिशियल सिल्क नहीं है, इसको हम आर्टिफिशियल वूल कहते हैं,
आर्टिफिशियल ऊन कहा जाता है इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे स्वेटर बनाए जाते हैं या फिर कंबल बनाए जाते हैं। तो एक्राइलिक जो है वो कॉटन से तैयार होता है। इसको प्लास्टिक के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और ये एक आर्टिफिशियल ऊन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, सही स्टेटमेंट है तो एक बार पढ़ लेते हैं कि टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक रसोई के सामान बनाने की कोटिंग करने के लिए। ठीक है, तो नॉन स्टिक जो रसोई के सामान होते हैं उसकी जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग, यानी कि इस तरह का वेव्स अगर जा रहा है तो दो इस तरह का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके बीच की दूरी, या फिर दो उत्तरोत्तर गर्त, यानी कि ये नीचे का पॉइंट और ये नीचे का पॉइंट, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी वैल्यू जो है वो नहीं बदलती है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से उसकी गति बदलती है, सही है। वेवलेंथ भी बदल जाती है क्योंकि गति बदल रही है तो उसका वेवलेंथ भी बदल जाता है। इसके साथ ही इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है माध्यम बदलने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ठीक है, तो पढ़ने में काम आ रहे हैं। अब याद रखें कि जब हम पढ़ने में के लिए कोई चीज़ काम कर रहे हैं, पढ़ने के लिए कोई चीज़ काम कर रहे हैं, तो यानी कि हमारी पास की चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, दूर की चीज़ दिखाई दे रही है। इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो पास की चीज़ देखने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो कभी भी यदि आपका जो रिफ्लेक्शन है वो शीशे में आपसे बड़ा आए तो शीशा क्या है? मैग्नीफाई कर रहा है आपको। और कौन सा शीशा मैग्नीफाई करता है, कौन सा शीशा बड़ा बना देता है किसी इमेज को? तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल मिरर की बात कर रहा है, दर्पण की बात कर रहा है। लेंस का जो बिहेवियर होता है और मिरर का जो बिहेवियर होता है वो दोनों अलग होता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा रहे हैं किसी इमेज को बड़ा करने के लिए, तो लेंस के केस में ज़रूरी नहीं है कि लेंस भी उस चीज़ को बड़ा करे। ठीक है, लेंस ज़रूरी नहीं है उसको बड़ा करेगा, पर यहाँ पे मिरर का बात पूछ रहा है तो मिरर जो है वो आपके रिफ्लेक्शन को, आपके प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो ये होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का, नॉइस का, साउंड का वायु में वेग होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पे गैस में जो होता है इसका ध्वनि का वेग कम होता है, वहीं अगर सॉलिड की बात की जाए तो इसका वेग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लोहा हुआ, स्टील हुआ, तो इसमें क्या होता है, साउंड का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो लाइट रेडिएशन जो होता है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, वेव भी और पार्टिकल भी। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो नीला इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लघु तरंग इसको कहा जाता है। और दीर्घ तरंग क्या होता है? हमारा रेड लाइट। तो रेड लाइट जो होता है उसकी अपेक्षा में जो लघु तरंग होते हैं वो वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, ज़्यादा स्कैटर किए जाते हैं, इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है।
नेक्स्ट है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो तारे जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं या फिर टिमटिमाते हैं। तो उनका जो एक प्रकृति क्या होती है, कभी आपको लगेगा बुझ रहे हैं, कभी लगेगा जल रहे हैं, तो इसको टिमटिमाना कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्रैक्शन होता क्या है कि जो खुला आकाश होता है उसमें कई सारी जो हवा होती है उनकी परतें होती हैं, और हर हवा की परत जो होती है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो डेंसिटी अलग होने के कारण एक रिफ्रैक्शन या अपरिवर्तन की स्थिति पैदा होती है, जिससे प्रकाश जो होता है हर परत में कुछ अलग अलग वेग से आता है, जिसकी वजह से अलग अलग वेग के आने की वजह से क्या होता है, तारे ऐसा लगता है जैसे टिमटिमा रहे हैं या अपनी जगह से धीरे धीरे हिल रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, इस तरह का असर दिखाई देता है। तो इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे पाई जाती है। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F = 9/5 C + 32, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें C की जगह हम रख सकते हैं 50 और उसके बाद हमारा आंसर आएगा 122 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस जो होता है वो थोड़ा कम होता है उसका मान, फ़ारेनहाइट में उसी चीज़ का मान जो होता है वो ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब, ठीक है। तो एक पानी का बीकर है पूरा भरा हुआ और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा क्या हो रहा है, तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो क्या पानी फर्श में फैल जाएगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा? अब नीचे तो एकदम ही नहीं आएगा क्योंकि पहले से भरा हुआ है और बर्फ़ जो है वो तैर रहा है। पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, गलत है ये भी। जल स्तर नहीं बदलेगा, तो हाँ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला है तब उसने अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर दिया है, ठीक है। इसी को कहा जाता है बायंसी फोर्स। तो होता क्या है कि यदि आप बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो उसका जो भी आयतन होगा उस आयतन के बराबर वो पानी को विस्थापित कर देगा और अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। तो इतना तो हो चुका है। तो यदि अगर पानी पिघल भी जाए, बर्फ़ पिघल भी जाए, तो वो उतनी ही जगह तो लेगी जितना उसने पानी विस्थापित किया था, यानी कि ऑलरेडी पानी विस्थापित हो चुका है, उसके बाद जब बर्फ़ डाली गई थी तभी हो गया है, और अब अगर बर्फ़ पिघल भी जाएगी तो वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, यानी कि जल का स्तर जो है वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है। अब पानी की बूंद है तो ये इसके अंदर तो पानी है, बाहर क्या है, हवा है, ठीक है। तो यहाँ के इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो संकुचित हो जाते हैं। तो सब तरह से जब संकुचित होते हैं तो गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसीलिए पानी की जो बूंद होती है या ओस की बूंदें जो होती है वो ज़्यादातर गोलाकार ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी? तो यहाँ पे श्यानता मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होती है? यहाँ पे शहद की होती है। शहद जो होता है वो बहने नहीं लगता है तुरंत से, जैसे पानी जो है या जल जो है या वायु जो है वो ज़्यादा बहती है। शहद जो है वो रुका रहता है, बहुत हल्का सा बहता है, बहुत गाढ़ा होता है। तो जब भी उसकी विस्कोसिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा कब होगी? जब वो उसका गाढ़ापन बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शहद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो यहाँ चंद्रमा के कारण आती है, इसको हम लोग कहते हैं टाइड्स, टाइड्स, ठीक है। तो ये एक आकर्षण बल पैदा करता है जिसके कारण जो तरंगे हैं, जल तरंगे हैं, वो ऊंची उठती हैं। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, किंतु द्रव्यमान नहीं। भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान ना ही भार बदलेगा। तो यहाँ पे समझते हैं भार और द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मास होता है, भार होता है mg, ठीक है, mg। अब यदि हम चांद से कोई पत्थर ला रहे हैं
तो वो घिस तो गया नहीं है कि उसका भार उसका वो द्रव्यमान बदले, ठीक है, या टूट भी नहीं गया है, तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, भार लेकिन बदल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू अलग होती है। चांद पे जी की वैल्यू बन जाती है g/6, हमारी जी की वैल्यू से वहाँ की जी की वैल्यू में कम हो जाती है, यानी कि g/6 के बराबर हो जाती है, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे उच्च दाब पे रखी जाती है कोई भी चीज़, ठीक है। प्रेशर कुकर क्या होता है? हाईली प्रेशराइज्ड, नाम ही है प्रेशर कुकर, तो प्रेशर बढ़ जाता है इसमें। प्रेशर जब बढ़ जाता है तो पानी जो है वो उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और ये उच्च तापमान पे उबलने लगता है। वहीं अगर इसको खुले में उबाला जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में उबाला जाएगा तो मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, तो इसीलिए खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अब सौर ऊर्जा चंद्रमा से तो प्राप्त होगी नहीं, सूर्य से ही प्राप्त होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके कारण होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट, इसको कब छोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा हमारा 19 अप्रैल 1975, ठीक है। ये प्रथम भारतीय उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है, कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा जो वर्ष होते हैं वो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं, दीर्घतम होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कहाँ होते हैं? तो प्लूटो पे होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, EM वेव्स जिनको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती पे पहुंचने में लगभग 8.2 कहीं दिया रहता है, कहीं 8.3 दिया रहता है, इसमें 8.5 दिया है, तो 8.5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय जो है वो लगभग लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पे पहुंचने के लिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में, तो 8 मिनट या फिर 8 मिनट 30 सेकंड, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे बेसिक है, सी है, फोर्ट्रैन है, फास्ट नहीं है, फास्ट नाम की कोई भाषा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे टंगस्टन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट जो है वो पास कर सकता है अपने से। तो जो हीट पास कर सकते हैं वही तो गर्म होंगे और वही फिलामेंट जो हैं वो जलेंगे, मतलब एक तरह से उसमें रोशनी पैदा होगी। तो ये बल्बों के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो अर्धचालक कौन सा है यहाँ पे? तो जर्मेनियम है। जर्मेनियम जो है वो एक अर्धचालक है, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, ये दोनों ही अर्धचालक है और कई सारे डिवाइसेस में इनका यूज़ किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर भी उन्हीं में से एक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, जर्मेनियम यूज़ होता है। जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन सा? जो एक परमाणु नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसका कंपोनेंट होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलकर बनाते हैं हमारा न्यूक्लियस, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, बाहर होता है, न्यूक्लियस में आता है, जो नाभिक होता है हमारा परमाणु उसमें आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? पहला विकल्प दिया हुआ है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यहाँ पे परमाणु जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनका द्रव्यमान जो होता है वो नगण्य होता है, मतलब काफ़ी नेग्लिजिबल होता है इसका जो द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये सही है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको बता दिया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ये परमाणु बम का सिद्धांत है, ठीक है। वहीं हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, उसके इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बम के केस में, एटॉमिक बम के केस में होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसको विखंडन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है, तो अभी मैंने आपको बताया ये एक अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड संलयन प्रक्रिया है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फिजन प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन प्रोसेस, ये है सिद्धांत किसका, हाइड्रोजन बम का, ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में हमारा जो है न्यूक्लियर फिजन लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, तो ड्यूटेरियम, ये लिखा था ना मैंने पहले लेक्चर में, और ट्रिटियम, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। जब कोई भी चीज़ मिलता है तो क्या उसको कहेंगे हम लोग, संलयन प्रक्रिया, यानी कि फ्यूजन प्रोसेस। जब ये मिलता है तो बनता है हाइड्रोजन बम। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो यहाँ पे हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, रेडॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, बिजली की जो खपत है उसको हम लोग वॉट में नापते हैं या फिर किलोवाट आवर में नापते हैं। यहाँ क्या है, वोल्टेज, एम्पियर, लोहा, सभी ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ वॉट सही है, केवल एक, ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो यहाँ पे सबसे भारी हो जाएगा हेवी मेटल, जिसको कहा जाता है वो है यूरेनियम जो है वो हेवी मेटल कहलाता है। नेक्स्ट है इनसैट 2A कब छोड़ा गया था, तो इनसैट 2A 1992 में छोड़ा गया था। डेट बताई जाए तो 10 जुलाई 1992 में इनसैट 2 जो है 2A ये छोड़ा गया था, ठीक है। क्या है ये, तो इंडिया की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है 2A। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे फिजिकल साइंस जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद आएगा हम लोगों का रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने 102 क्वेश्चंस जो हैं फिज़िक्स के कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनको ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए हैं उनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। पढ़ाई अच्छे से करिएगा क्योंकि यही प्रश्न जो है वो रिपीट हो करके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।